हेलो एवरीवन। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद कुमार और आप सबका गोविंद कुमार मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 12th मैथ्स क्रैश कोर्स 2023 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। इस सीरीज़ में मैंने आपको अभी तक 3 वीडियो लेक्चर दे दिया हूँ, जिसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था बेसिक्स रिलेशन के रिगार्डिंग एंड पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था रिलेशन क्या होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा रिलेशन के टाइप्स, रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, ताकि आपको एग्जाम में जब भी इससे रिलेटेड सवाल आए तो आप उस सवाल को आसानी से कर सकें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूँगा, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में नॉइज आएगा, साउंड कुछ सुनाई देगा, तो उसको आप इग्नोर करेंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान देंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास है जो मेरे द्वारा कंटिन्यू किया जाएगा आपको, इसके रिगार्डिंग इसमें हम जानते हैं क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के कितने प्रकार होते हैं और उस प्रकार में जानेंगे क्या इंपॉर्टेंस आपको, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के कितने प्रकार होते हैं, इसको हिंदी में कहेंगे रिलेशन के प्रकार। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा क्रैश कोर्स 2023 के लिए स्टार्ट हो चुका है, छठ के जस्ट बाद, मात्र 999 रुपये में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ये रहा मेरे क्लास का एड्रेस। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, रिलेशन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं क्लास 12th में जो आपको पढ़ने के लिए है। एक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक है सिमेट्रिक रिलेशन और एक है ट्रांजिटिव रिलेशन, और जो लास्ट में होता है हमारे पास इक्विवेलेंट रिलेशन। तो रिफ्लेक्टिव रिलेशन मतलब होता है स्वतः स्वयं के साथ स्वयं का संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन को बोलते हैं हिंदी में सममित संबंध, और ट्रांजिटिव रिलेशन को बोलते हैं संक्रामक, और इक्विवेलेंट को बोलते हैं समतुल्य रिलेशन। इस चारों रिलेशन को पढ़ेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को पढ़ेंगे, उसके बाद सिमेट्रिक को पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रांजिटिव को पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन को। तो चलिए देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब हो गया स्वतुल्य, स्वयं का स्वयं के साथ स्वतुल्य संबंध, इसको हिंदी में बोलेंगे स्वतुल्य संबंध, समतुल्य नहीं, स्वतुल्य स्वतः संबंध भी कहते हैं इसे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसका हिंदी हो जाता है, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पहले से कहीं ना कहीं पढ़ रखे होंगे, तो उसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पॉइंट पे दिमाग लगाइएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख रखा हूँ, इफ़ अ रिलेशन ए इज रिलेटेड टू ए फॉर इच ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यदि कोई रिलेशन ऐसे लिखा हुआ ए का रिलेशन ए के साथ हो, ए का रिलेशन ए के साथ हो, और ये जो ए है ना ये सेट ए में बिलोंग्स करता हूँ, यानी कहने का मतलब हो गया कोई एक सेट ए है जिसमें उसका एलिमेंट है ए, और वो किसका पार्ट है, सेट ए का पार्ट हो, तो जब कोई भी रिलेशन यहाँ पे ए इज रिलेटेड टू है, इसका मतलब हो गया ए का रिलेशन ए के साथ, यानी खुद का रिलेशन खुद के साथ हो, तो उस टाइप के रिलेशन को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। केवल ए ही नहीं, जैसे मान लीजिए आपका बी का रिलेशन बी के साथ हो, तो खुद का बी और बी खुद में है, खुद का रिलेशन खुद के साथ। अगर मान लीजिए सी का रिलेशन सी के साथ रहेगा, तब भी इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर मान लीजिए क्यू का रिलेशन क्यू के साथ है, तो इस टाइप के रिलेशन को भी क्या बोला जाएगा, आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा। तो जब भी आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बातचीत करना हो, समझना हो, तो बस एक बात दिमाग में रखिएगा कि खुद का खुद के साथ रिलेशन, खुद का खुद के साथ रिलेशन क्या कहलाता है, आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। खुद का खुद के साथ रिलेशन क्या कहलाएगा, आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। चलिए मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए सेट ए है, ए इज इक्वल टू है आपके पास 1 2 एंड 3, और एक रिलेशन हम बना रहे हैं कहाँ, सेट ए से सेट ए में ही। पिछले क्लास में मैंने आपको रिलेशन निकालना सिखाया था, फिर से यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 2 3, और एक रिलेशन हमें बनाना है, कैसे, एक रिलेशन बनाना है आपको सेट ए से सेट ए में ही। तो कैसे निकालते थे रिलेशन, तो सबसे पहले उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे, जैसे ए क्रॉस ए 1 2 3, उसके बाद हमने क्या लिख दिया, फिर हमने लिख दिया 1 2 एंड 3। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होता था, तो एक बार 1 का 1 के साथ,
फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, उसी तरीके से 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, फिर इसी तरीके 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ एंड 3 का 3 के साथ। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ रिलेशन को निकाला जाता है। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में इस बात को बताया था। जो स्टूडेंट इस चीज़ को यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं वो वीडियो लेक्चर 3 देखे, जहाँ पे मैंने रिलेशन बताया था और रिलेशन कैसे निकाला जाता है वो मैंने समझाया था। चलिए, तो यहाँ पे आपको देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा। अगर बात करेंगे कि टोटल रिलेशन संबंध की संख्या कितना होगा, तो मैंने वो भी बताया था। तो 2 की पावर, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये कैसे निकलता था, इसको और इसमें जितना एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 आया, तो 2 की पावर 9 दे देंगे। तो इतना नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा। लेकिन हमें इसे नहीं समझना है। आपसे ये नहीं पूछा गया कितना रिलेशन होगा, ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इतना हो जाएगा। आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको रखना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जिसका संबंध खुद का खुद के साथ हो। जिसमें क्या हो, खुद का खुद के साथ हो। यानी अगर ए का रिलेशन ए के साथ है तो रिफ्लेक्सिव, बी का रिलेशन बी के साथ है रिफ्लेक्सिव, सी का रिलेशन सी के साथ है रिफ्लेक्सिव, क्यू का रिलेशन क्यू के साथ है तो उसे भी मैं क्या कहूँगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहूँगा। तो इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ये सब निकल गया। तो अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन मैं निकाल रहा हूँ अपने मन से, आर निकाल रहा हूँ। एक रिलेशन ले रहा हूँ R1 R2, बहुत सारा रिलेशन होगा क्योंकि रिलेशन की संख्या 2 की पावर 9 हो गई। तो एक रिलेशन मैं यहाँ से अपने मन से ले रहा हूँ। तो जो भी रिलेशन लूँगा वो सब इसमें से ही आएगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, तो सारे एलिमेंट इसी में से आएंगे। तो एक मैं रिलेशन ले लेता हूँ 1 1, और देखिए 2 2, और देख लीजिए 3 3। ये सभी एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 ये इसी में से 1 1 है, देखिए यहाँ पे 2 2 है और ये 3 3 है। मैं अपने मन से एक रिलेशन निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है। तो ये 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ है। तो मैं कह दूंगा R1 एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यानी स्वतुल्य संबंध है। क्या कह दूंगा मैं, एक स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि ये 1 1 सब ए में ही तो है। ये 2 2 2 भी तो ए में है, ये रहा 3 3 3 भी तो ए में है ना। तो यहाँ पे जो मैं पिछले स्लाइड में मैं आपको बताया हूँ कि अगर ए का रिलेशन ए के साथ हो और ए कहाँ हो, देखिए ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये जो है किस में है, सेट ए का एक भाग है। तो यहाँ पे देखिए आप 1 का रिलेशन, ये 1 है, 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 है कहाँ, 1 बिलोंग्स कर रहा है किसमें, सेट ए में, यानी 1 सेट ए का पार्ट है। यहाँ देखिए 2 का रिलेशन 2 के साथ, 2 कहाँ से आया है, 2 है सेट ए का एक एलिमेंट। यहाँ देखिए आप 3 का रिलेशन 3 के साथ, और 3 कहाँ से आया है, तो 3 आया है आपको कहाँ से, सेट ए के साथ। तो इस बात को आप समझ गए होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि यदि कोई रिलेशन ऐसा हो, ए का रिलेशन ए के साथ, यानी खुद का खुद के साथ कोई भी रिलेशन हो, तो उस टाइप को रिलेशन को हम क्या बोल देंगे, आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई होप ये क्लियर हो गया है। फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके आपको मैं समझा देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट और हो जाए। जैसे मान लीजिए एक सेट में लेता हूँ बी, और बी में मैं एलिमेंट कर देता हूँ ए ई आई ओ एंड यू। तो अब देखिए यहाँ 5 एलिमेंट है। अगर आपको कभी ऐसा मिल जाए और एक रिलेशन आपको मिल जाए, पहली बात ऐसे सेट बी में रिलेशन बी टू बी, तो बहुत सारा रिलेशन बनेगा। सबसे पहले आपको बी क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो बी क्रॉस बी में बहुत सारा निकलेगा एक। पहली बात तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा ए ई आई ओ यू, और फिर क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ए ई आई ओ एंड यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट यहाँ पे है, 5 एलिमेंट यहाँ पे है, तो यहाँ से 5 × 5, तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा 25। और रिलेशन का नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, अगर आप मैं निकालूँ नंबर ऑफ रिलेशन, इसमें रिलेशन की संख्या कितना हो जाएगा, 2 की पावर 25। तो रिलेशन तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन मुझे क्या दिखाना है, मुझे क्या समझना है, मुझे समझना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या समझना है हमें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे तो ऐसा रिलेशन, जैसे मान लीजिए एक रिलेशन ऐसा हो जाए कि ए हो जाए, उसके बाद ई का रिलेशन ई के साथ आ जाए, उसके बाद आई का रिलेशन आई के साथ आ जाए,
ओ का रिलेशन ओ के साथ आ जाए, यू का रिलेशन यू के साथ आ जाए और कुछ ना रहे, ये सभी रिलेशन अगर ऐसा हो जाता है तो मैं कह दूंगा वो कौन सा रिलेशन हो जाएगा आपको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन उस रिलेशन को कहा जाता है जिसमें खुद का संबंध खुद के साथ हो। क्लियर हो गया ये बातें। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या पढ़ने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मैं आपको समझा चुका हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो गया, मैंने उसको एग्जांपल देके मैंने समझा दिया आपको। एग्जाम में आपको ये याद रखना है ए का रिलेशन, ये पॉइंट ये याद रखना है कि ए का रिलेशन ए के साथ, ये कीवर्ड है, ए का रिलेशन अगर ए के साथ है तो उस टाइप के रिलेशन को बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जहाँ पे ए क्या होगा, किसी सेट का एलिमेंट होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। सिमेट्रिक रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध। क्या बोलते हैं हिंदी में, इसे हिंदी में कहा जाता है सममित संबंध। कौन सा संबंध, सममित संबंध। यहाँ पे ये कह रहा है, मैं भाषा जो लिखा हूँ यहाँ पे, ए इज रिलेटेड टू बी, अगर ए का संबंध बी के साथ है तब बी इज रिलेटेड टू ए, तब बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक रिलेशन ऐसा है जिसमें ए का संबंध ए इज रिलेटेड टू बी, ये जो भाषा में यहाँ पे लिखा ना ए इज रिलेटेड टू बी, इसका मतलब यही हुआ कि ए का संबंध बी के साथ है तब बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। तब क्या होना चाहिए, देन मतलब हुआ तब बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन, यानी सममित संबंध। देखो जैसे एक रिलेशन मैं लिख रहा हूँ अपने मन से, जैसे मैं लिख रहा हूँ आर इक्वल टू किसी भी सेट पे, फिलहाल के लिए मैं अपने मन से एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 का रिलेशन है 2 के साथ और 2 का रिलेशन भी 1 के साथ हो जाए तो इस टाइप के रिलेशन को बोलेंगे हम सिमेट्रिक रिलेशन। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ देखिए ये रहा ए, अगर ये मान लिए ये हो गया बी, तो ए का और ये रहा बी, तो ए का रिलेशन बी के साथ है, यानी 1 और 2 एक साथ है, इसका मतलब 1 2 से रिलेट है, 1 का संबंध 2 से है। यहाँ देखिए ये रहा बी और ये रहा ए, तो बी का रिलेशन भी ए के साथ। तो जब ऐसा हो जाए कि ए का रिलेशन बी के साथ हो और तब बी का रिलेशन भी ए के साथ हो तो उस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए एक R2 ले लेता हूँ मैं यहाँ, जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ पे कर लेता हूँ L का संबंध है M के साथ, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, M का रिलेशन L के साथ भी होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए N का संबंध है O के साथ, और भी एग्जाम इसी में ले लेते हैं, तो O का रिलेशन भी N के साथ होना चाहिए, तो इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक रिलेशन। R3 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर 5 का संबंध है 10 के साथ और 10 का संबंध है 15 के साथ, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो आप कहेंगे नहीं, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों, अगर मैं इसे ए कहता हूँ और ये बी है, तो यहाँ पर देखिए ए का रिलेशन बी के साथ तो हो गया, लेकिन जो यहाँ पे बी है और यहाँ पे ये कोई एलिमेंट 15 आ गया, जबकि मुझे क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए था, जो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, 5 का रिलेशन है 10 के साथ, तब मैंने आपको क्या बताया था, अगर 5 का रिलेशन 10 के साथ है तो 10 का रिलेशन भी 5 के साथ होना चाहिए, किसके लिए, सिमेट्रिक होने के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो ये जो फंक्शन है, ये जो रिलेशन है R3, ये आपको सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। यदि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है, संबंधित है, तब दूसरा भी पहले से संबंधित हो तो उस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, उस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं आपको सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए और मैं समझाता हूँ, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल है इसको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए ये रहा एक व्यक्ति ये रहा जिसका नाम है ए नहीं, इसका मान लेते हैं राम नाम है, इसका नाम क्या है, राम। और एक व्यक्ति ये रहा, इसका नाम है श्याम। क्या नाम है इसका, श्याम। तो राम के लिए आर लिख लेता हूँ और श्याम के लिए एस लिख लेता हूँ, और दोनों क्या है, दोनों क्या सगे भाई हैं। अब देखिए अगर मैं ये कह देता हूँ कि राम श्याम का भाई है, तो श्याम भी तो राम का भाई हुआ ना, हुआ कि नहीं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो अगर राम श्याम का भाई है, सगा भाई है, अगर राम श्याम का भाई है तो श्याम भी तो राम का भाई हुआ, तो मैं कह सकता हूँ सगे भाई का संबंध, किसका संबंध, सगे भाई का संबंध। जो सगे भाई का संबंध होगा वो कैसा संबंध होगा, वो रिफ्लेक्सिव संबंध होगा। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है।
समझ गए। तो दो सगे भाई का संबंध, दो सगे भाई का संबंध क्या हो जाएगा आपको, रिफ्लेक्सिव संबंध हो जाएगा। उसी तरीके से दो सगी बहन है, अगर मान लीजिए ये बहन इसका, ये इसका बहन है, तो दो सगी बहन, दो सगी बहन का संबंध, दो सगी बहन का संबंध, ये क्या हो जाएगा, ये भी आपको रिफ्लेक्सिव यानी सम्मित संबंध होगा। दो दोस्त का संबंध, जैसे मान लेते हैं दोनों व्यक्ति दोस्त हैं, दो दोस्त का संबंध, दो दोस्त का संबंध, अगर ए बी का दोस्त है तो बी भी ए का दोस्त होगा, इसका मतलब ये भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। दो बहन का संबंध, दो समरूप त्रिभुज का संबंध, यहाँ देखिए दो समरूप त्रिभुज का संबंध। अब इस चीज़ को नोट करते जाएंगे, समझते जाएंगे, ये पूछा जाता है। दो समरूप त्रिभुज का संबंध, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ये रहा, यहाँ समझाता हूँ मैं। अगर एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा, अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, अगर मान लीजिए त्रिभुज ए है और ये त्रिभुज बी है, अगर ए समरूप है बी के, समरूप का मतलब समान रूप, मैथमेटिक्स क्लास 10th में आप पढ़े होंगे। समरूप का मतलब अगर ये त्रिभुज इसके समरूप है तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके समरूप हो जाएगा। अगर ए समरूप है बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी भी समरूप होगा किसके, ए के। तो दो समरूप त्रिभुज का संबंध भी रिफ्लेक्सिव संबंध हो जाएगा। उसके बाद दो सर्वांगसम त्रिभुज का संबंध, दो सर्वांगसम, दो सर्वांगसम त्रिभुज का संबंध, ये भी क्या होगा आपको, सिमेट्रिक संबंध होगा। क्लियर। दो समांतर रेखा का संबंध, देखिए मेरी बात है, सर्वांग सम, अगर ए सर्वांग सम बी है तो बी सर्वांग सम भी ए होगा। तो दो समांतर रेखा का संबंध, दो समांतर रेखा का संबंध, ये भी क्या हो जाएगा, एक दो समांतर रेखा का संबंध, ये भी एक सिमेट्रिक संबंध होगा। समझा देता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए अगर मान लीजिए एक रेखा है L1 और ये रेखा है L2, अगर L1 समांतर है L2 के, तो L2 भी तो समांतर हुआ ना L1 के। अगर दो रेखा, अगर पहली रेखा ये रेखा इसके समांतर है तो ये भी इसके समांतर हो गई। इसका मतलब दो समांतर रेखा का संबंध क्या हो जाएगा आपको, सिमेट्रिक संबंध, सम्मित संबंध हो जाएगा। उसके बाद दो लंबवत रेखा का संबंध, दो लंबवत, दो लंबवत रेखा का संबंध, दो लंबवत रेखा का संबंध, यहाँ पे देखिए दो लंबवत रेखा का संबंध, ये भी क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक संबंध होगा। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए एक रेखा ये है, ये इस पे लंबवत, इसका मतलब अगर ये रेखा L1 है और ये रेखा L2 है, तो L1 लंबवत हो गया L2 के, इसका मतलब हो गया L1 और L2 के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो उसी तरीके से यहाँ देखिए, ये अगर L2 ये रहा, ये L2 रहा, तो ये भी तो L1 पे लंबवत है ना, क्यों, क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसका मतलब दोनों रेखा एक दूसरे पर लंबवत हो गया। तो दो लंबवत रेखा का संबंध भी क्या हो जाएगा आपको, सिमेट्रिक संबंध हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पहला एग्जांपल क्या है आपके पास, दो सगे भाई का संबंध, अगर यह इसका भाई है तो ये भी इसका भाई होगा। दो बहन का संबंध, ये इसकी बहन है तो ये भी इसकी बहन होगी। दो दोस्त का संबंध, ये भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुज का संबंध, दो सर्वांगसम त्रिभुज का, दो समांतर का, दो लंबवत रेखा का संबंध, ये सब क्या हो जाएगा आपको, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन यानी सम्मित संबंध होगा। तो सम्मित संबंध में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो उस टाइप के संबंध को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक यानी सम्मित संबंध। चलिए मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, और यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये बातें सही है या नहीं। अगर मान लो, अगर यहाँ पे मैं दो व्यक्ति फिर से बना रहा हूँ, एक व्यक्ति ये रहा, इसका नाम मैं कर देता हूँ ए, और एक व्यक्ति ये रहा बी। तो अगर ए बी का बाप है, अगर ए बी का बाप है, तो क्या बी भी ए का बाप होगा, बी ए का बाप ऐसा होगा नहीं, गलत हो जाएगा। तो बाप बेटा का संबंध याद रखिएगा, बाप बेटा, बाप बेटा का संबंध, जो बाप बेटा का संबंध होता है वह सिमेट्रिक नहीं होता, क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए जो एक काम इधर से हो रहा है वही काम उधर से होना चाहिए। अगर एक रेखा दूसरे रेखा के समांतर, अगर एक रेखा दूसरे रेखा के समांतर है, दूसरा भी तो पहले के समांतर हुआ। अगर यह इसका बाप है तो ये थोड़ी ना इसका बाप हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो बाप बेटा का संबंध, बाप बेटा का संबंध सिमेट्रिक संबंध नहीं होता। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। ठीक है, चलिए
तीसरे नंबर पर आ जाते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन को बोलते हैं संक्रामक रिलेशन या संक्रामक रिलेशन। अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, ध्यान दीजिए मेरे पास, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, इसका मतलब हो गया अगर ए का रिलेशन बी के साथ है ऐसे, एंड बी का रिलेशन सी के साथ है, ध्यान दीजिए मेरे पास, और क्या है, बी का रिलेशन सी के साथ, दो बातें यहाँ पे। पहली बात, ए का रिलेशन बी के साथ, ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, तब ए इज रिलेटेड टू सी या सी इज रिलेटेड टू ए, तब ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए, तब ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, ध्यान दो मेरे बात पे सभी आदमी, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है एवं बी का रिलेशन सी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तब ए का रिलेशन भी किसके साथ होना चाहिए, ए का रिलेशन भी सी के साथ होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह देंगे कि वह एक रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन है। चलिए मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ, एग्जांपल से ही आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, आप इस टेंशन में ना रहें कि इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो नोट करो या नहीं करो, आपके वीडियो को देखते जाएँ और आपके टीचर जो आपको पढ़ाए हैं उसको पढ़ें। जो मेरे स्टूडेंट जो मुझसे पढ़े हैं उसको भी क्लियर हो जाए, उसको तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो कहीं और भी पढ़े हैं तो अपने टीचर का नोट को फॉलो करें और इस वीडियो का मदद लेके आप आगे बढ़ें। देखिए एक रिलेशन है आपके पास, मैं लिख रहा हूँ यहाँ का, अगर मान लीजिए ए का रिलेशन है 2 के साथ और 2 का रिलेशन है 3 के साथ, तो अगर आपको यहाँ ऐसा मिल जाए कि 1 का रिलेशन किसके साथ हो जाए, 1 का रिलेशन हो जाए 3 के साथ, तो हम कहेंगे यह एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्यों, देखिए यहाँ पे अगर ये हो गया 1 का रिलेशन किसके साथ, 2 के साथ, एवं 2 का रिलेशन किसके साथ, 3 के साथ, तब देखिए यहाँ पे, तब आपको अभी मैं पढ़ाया हूँ ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन सी के साथ, तब इस ए का रिलेशन होना चाहिए किसके साथ, सी के साथ, क्योंकि यहाँ पे ए का रिलेशन सी के साथ। तो यहाँ पे देखिए अगर ये रहा ए और ये रहा बी, तो ए का रिलेशन बी के साथ, फिर ये हो जाएगा बी का रिलेशन सी के साथ, तो इस ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए, तो यहाँ पे है ना, यानी हम कह सकते हैं 1 का रिलेशन 3 के साथ। अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ है और 2 का रिलेशन 3 के साथ है, तो इस 1 का रिलेशन अगर 3 के साथ हो जाएगा तो हम बोल देंगे वो रिलेशन कैसा रिलेशन है, वो रिलेशन हो जाएगा आपको ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में एक बात याद रखिएगा, अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तब ए का संबंध भी किसके साथ होगा, सी के साथ होगा। इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी ए बी और सी तीनों बात यहाँ पे आएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ट्रांजिटिव रिलेशन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर भी मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ ताकि आप उसको बेहतरीन तरीके से समझ पाएँ। जैसे मान लीजिए R2 लिख रहा हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे P का रिलेशन Q के साथ है और Q का रिलेशन R के साथ है, उसी तरीके से जब P का रिलेशन R के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपको ट्रांजिटिव रिलेशन, P का Q के साथ, Q का R के साथ, ये जो P का R के साथ यहाँ पे है ना, तो ये हो जाएगा आपको ट्रांजिटिव रिलेशन। एक रिलेशन देता हूँ R3, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि M का रिलेशन N के साथ है और N का रिलेशन O के साथ है और M का रिलेशन दे दिया P के साथ, तो क्या ये ट्रांजिटिव है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं कहेंगे, देखिए यहाँ पे M का रिलेशन N के साथ, यानी M का रिलेशन N के साथ है एवं N का रिलेशन O के साथ है, बिल्कुल सही, N का रिलेशन भी O के साथ है, लेकिन M का रिलेशन ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, अगर M का रिलेशन N के साथ है और N का रिलेशन O के साथ है, तो इस M का रिलेशन O के साथ होना चाहिए था, M का रिलेशन O के साथ होना चाहिए था, जो मिसिंग है ये है ही नहीं। क्या है यहाँ पे, यहाँ है M का रिलेशन P के साथ, इसलिए यह एक रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होना, नहीं होगा, क्योंकि होना ये चाहिए था, लेकिन है क्या ये, इसलिए R3 एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पहले इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ ट्रांजिटिव रिलेशन का, कि किस तरीके से ट्रांजिटिव रिलेशन को और एग्जांपल के तौर पे दिखाया। जैसे जैसे मान लीजिए 3 भाई का रिलेशन, 3 सगे भाई का रिलेशन, किसका रिलेशन, 3 सगे भाई का संबंध यानी रिलेशन, क्या ये ट्रांजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए अगर ए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति सी है, अगर ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए बी सी का भाई होगा, तो हो गया। तो 3 सगे भाई का रिलेशन क्या हो जाएगा आपको, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिवली क्या करना पड़ता है,
अगर इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है, तब अगर इसका संबंध इससे भी हो जाए तो हम कहेंगे वो ट्रांजिटिव है। तो तीन सगे भाई के केस में तो हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए पहला भाई है और ये दूसरा भाई है और ये तीसरा भाई है, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। अगर ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए भी तो सी का भाई हो गया। तो तीन सगे भाई का संबंध भी हो जाएगा ट्रांजिटिव। तीन सगी बहन का संबंध, तीन सगी बहन का संबंध, सगी बहन का संबंध, तीन सगी बहन का संबंध होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्यों? अगर अगर ए बी की बहन है और बी सी की बहन है तो ए बी सी की बहन हो जाएगी। तो ये तीन सगे भाई का संबंध ट्रांजिटिव हो जाएगा, तीन सगी बहन का संबंध ट्रांजिटिव हो जाएगा। तीन दोस्त का संबंध, अगर मान लीजिए ए बी का दोस्त है और बी सी का दोस्त है, तो क्या ए सी का दोस्त होगा? जरूरी नहीं है। अगर ए बी का दोस्त है और बी सी का दोस्त है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि ए और सी दोस्त ही हो। ए बी को जानता है और बी सी को जानता है, तो ये थोड़ी ना है कि ए बी सी को जानता होगा। जैसे मान लीजिए ए बिहार का लड़का है, ए क्या है? बिहार का लड़का है, बी दिल्ली का लड़का है और सी पंजाब का लड़का है। तो ए बिहार का लड़का है, ए बिहार का लड़का है जो इसको जानता है बी को, और बी जानता है सी को, तो ये थोड़ी ना जरूरी है कि ए बी सी को जानता होगा। तो तीन दोस्त का संबंध नहीं होगा, तीन कॉमन दोस्त का संबंध हो सकता है। यानी ये इसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है और ये इसका भी दोस्त है, तब हम कह सकते हैं। लेकिन ए अगर बी का दोस्त है और बी सी का दोस्त है, तो जरूरी नहीं है कि ए भी सी का दोस्त होगा, ये गलत हो जाएगा। तीन समांतर रेखा बताइए आप, तीन समांतर रेखा का संबंध, तीन समांतर रेखा का संबंध क्या ट्रांजिटिव होगा? देखिए, अगर ये लाइन ए, दो और तीन, ये लाइन रहा, ये रहा L1, ये रहा L2 और ये रहा L3। L1 L2 समांतर और L2 L3 समांतर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ना, L1 L3 के भी समांतर है ना। ये रेखा इसके समांतर है और यही रेखा इसके समांतर है, तो हम कह दे रहे हैं कि ये और ये भी तो समांतर है। तो तीन समांतर रेखा का संबंध ट्रांजिटिव होगा। तीन लंबवत रेखा का संबंध बताइए तो, तीन लंबवत रेखा का संबंध, तीन लंबवत रेखा का संबंध क्या होगा? तीन लंबवत रेखा का संबंध बताइए आप। देखिए, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए ये रेखा ए है और ये लंबवत है इस पे, ये रेखा L1 लंबवत है किस पे? L2 पे, और L2 जो है लंबवत है किस पे? L3 पे। तो क्या L1 L3 पे लंबवत हुआ? नहीं। L1 L3 के समांतर हो गया। देखिए, ये ऐसे जा रहा है और ये भी ऐसे जा रहा है, तो L1 L3 के समांतर हो जाएगा। तो तीन लंबवत रेखा का संबंध नहीं होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन है? अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए का रिलेशन भी सी के साथ होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है? L1 लंबवत है L2 के और L2 जो है L3 पे लंबवत है, तो L1 भी तो L3 पे लंबवत होना चाहिए, लेकिन L1 क्या हो गया? L3 पे लंबवत नहीं हुआ, तो हम कहेंगे तीन लंबवत रेखा का संबंध नहीं होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ रही होगी, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब आपको बताना है कि तीन समरूप त्रिभुज का संबंध, अगर एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, ये त्रिभुज इसके समरूप है और ये इसके समरूप है, तो क्या ये भी इसके समरूप होंगे? अगर एक त्रिभुज ये रहा, ये इसके समरूप है, ये इसके समरूप है, तो क्या ये भी इसके समरूप होंगे? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या तीन समरूप त्रिभुज ट्रांजिटिव होंगे? उसी तरीके से तीन सर्वांगसम त्रिभुज, अगर ये इसके सर्वांगसम, ये इसके सर्वांगसम, तो क्या ये भी सर्वांगसम होंगे? तो आप हमें कमेंट करके इसको बताइएगा। अगर नहीं होगा तो मैं आपको फिर एक वीडियो लेक्चर में सारे का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन पे। ये इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है? इसको बोलते हैं समतुल्य संबंध। कौन सा संबंध? इसको बोलेंगे हम समतुल्य संबंध। ये समतुल्य संबंध क्या होता है? देखिए, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो एक साथ, तीनों क्या हो? एक साथ हो, तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? इस टाइप के रिलेशन को हम बोल देंगे क्या चीज? इस टाइप के रिलेशन को बोल देंगे इक्विवेलेंट रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन जो तीनों हो, एक ऐसा रिलेशन
जो तीनों हो उस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट रिलेशन कह देंगे। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल जो इक्विवेलेंट रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो, जो ट्रांजिटिव भी हो, इसका एक एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ सवाल देखेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और तीनों रिलेशन कैसे इक्विवेलेंट रिलेशन बनता है। तो अभी मोटा मोटी मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने इस लेक्चर में आपको पढ़ा दिया है, मैंने आपको पढ़ा दिया रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, मैंने सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बताया, मैंने ट्रांजिटिव रिलेशन का बताया, और तीनों एक साथ हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन, यानी समतुल्य संबंध। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं मेरे क्लासरूम में, तो क्रैश कोर्स मेरा स्टार्ट हो चुका है छठ के जस्ट बाद हमारे ऑफलाइन सेंटर पे। मात्र 999 रुपये में ये बैच मेरे द्वारा, इंजीनियर गोविंद कुमार के द्वारा लिया जाएगा। हमने क्रैश कोर्स पूरा कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, मेरा कोर्स दशहरा से पहले कंप्लीट हो चुका था और मैं छठ के बाद क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल करें, या इस नंबर पर कॉल करें, या व्हाट्सएप करें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। वैसे मेरे क्लास का एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, आप हमें नोट कर लीजिए और हमें बताइए अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं बाबू नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच। एक काम आप हमेशा करते रहें, पढ़ते रहें और अपने नोट को रिवाइज करते रहें। थैंक यू सो मच।